हेडिंग बनाओ जिंक, जिंक के बारे में हेडिंग बनाओ। जिंक का दूसरा नाम है बेटे जस्ता। क्या नाम हो? जस्ता। जिंक जिन्नी है, जिंक हो। इसकी खास बात पता क्या है? जो हमारे यहाँ जो जिंक हो ना, इसे यसद नाम से जाना जाता। दूसरा नाम है यसद। प्राचीन काल में इसे यसद नाम से जानते थे। यसद भी इसका ही नाम हो, लेकिन है ना ब्रैकेट में प्राचीन काल में इसे यसद नाम से जानते थे। प्राचीन नाम ब्रैकेट में ना, प्राचीन नाम, पुराना नाम। अब पहले तो हमारे यहाँ मौजूद है प्राचीन नाम यसद। ठीक, अब हेडिंग बनाओ। हेडिंग बनाओ उपस्थिति। अब सवाल है उपस्थित कहाँ हो, कहाँ पाया जा रहा है, उपस्थिति कहाँ इसकी? उपस्थिति इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑरेंज। ओ डबल आर ओ डबल सी यू आर डबल ओ डबल सी यू आर ई डबल एन सी ई, ऑरेंज। ऑरेंज मतलब उपस्थिति, कहाँ प्रेजेंस हो। तो इन प्रकृति के अंदर मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, संयुक्त अवस्था में पाया जाता। यह प्रकृति में जो जो पॉइंट लिखवाए जा रहे हैं ना, सब लिखना, कुछ नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। और इस चैप्टर को कल सुनना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे करके, आधा चैप्टर करके। समझ में आई बात? यह उपस्थिति प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। कोई प्रॉब्लम? नंबर फर्स्ट अब लिखो जिंक के अयस्क। जिंक के अयस्क कौन कौन से अयस्कों में पाए जा? जिंक के अयस्क, जिंक के अयस्क। नंबर फर्स्ट सल्फाइड अयस्क। यहाँ लिखो सल्फाइड लिखो, खाली सल्फाइड तीर का चिन्ह लगाओ और लिखो जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड का सूत्र लिखो ZnS। इस सल्फाइड है इसके जिंक के, ZnS, जिंक सल्फाइड। दूसरे नंबर पर लिखो ऑक्साइड अयस्क। देखोगे जहां तक जिंक प्राप्त होगा, ऑक्साइड अयस्क, ऑक्साइड। अभी मैं स्टार भी लगवाऊंगा, जब स्टार लगवाऊंगा तो समझ आना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो। ऑक्साइड अयस्क ZnO, ये भी जिंक का ऑक्साइड, जिंक का अयस्क, जिंक ऑक्साइड। पहले लिखना ऑक्साइड, इसके सामने लिखना जिंक ऑक्साइड, फिर ब्रैकेट में लिखना उसका सूत्र। ठीक, उसके बाद कार्बोनेट अयस्क। तीसरे नंबर पर कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क ZnCO3, ZnCO3। कोई बता सकता है ZnCO3 का दूसरा नाम? दूसरा नाम हो केलामाइन, ZnCO3। उसके बाद चौथे नंबर का जाओ, चौथे नंबर का लिखो, चौथे नंबर का सिलिकेट, सूत्र लिखो ZN2SiO4, ZN2SiO4। इसका नाम विलेमाइट हो, विलेमाइट, ब्रैकेट में लिखो इसका नाम विलेमाइट। क्या नाम है उसका? विलेमाइट। और जो जिंक सल्फाइड लिखा है ना, इसका नाम जिंक ब्लेड भी हो, लिख देना जिंक ब्लेड इसका ही नाम हो। और जो है ना पहले वाला, इस पर 3 स्टार लगा देना। 3 स्टार लगाने का मतलब है यही इसका मुख्य स्रोत है। यही है जिंक सल्फाइड, जिंक प्राप्त करने का मुख्य स्रोत। जिंक सल्फाइड से जिंक प्राप्त किया जाता है। बात समझ में आया? तो बताओ जिंक किससे प्राप्त होता है? जिंक सल्फाइड से। दूसरा नाम क्या हो? जिंक ब्लेड। ये हमने इतने सारे क्या लिखवाए? जिंक के अयस्क लिखवाए। किसके अयस्क लिखवाए? जिंक के अयस्क लिखवाए। तो लेकिन जिंक किससे प्राप्त हो? मुख्य रूप से जिंक सल्फाइड से। इसका दूसरा नाम क्या है? जिंक ब्लेड। जो जिंक ब्लेड होने हो, जिंक ब्लेड जिंक प्राप्त करने का मुख्य स्रोत, याद रखना। अभी लिखो जिंक प्राप्त करने का मुख्य स्रोत। अगली हेडिंग बनाओ, जिंक प्राप्त करने का मुख्य स्रोत। ये लिखो जिंक ब्लेड ZnS, पहले जिंक ब्लेड लिखो हिंदी में, उसके बाद ब्रैकेट में लिखो ZnS।
लिख दें यहां तक, किसी कोई प्रॉब्लम है यहां तक? उसके बाद अब हम क्या करने वाले, अब हम करने वाले जिंक का निष्कर्षण कैसे किया था, जो जिंक को इसका निष्कर्षण कैसे किया, जिंक का निष्कर्षण, हेडिंग बनाओ जिंक का निष्कर्षण कैसे किया, हेडिंग बनाओ जिंक का निष्कर्षण, पहले ये लिख देगा ना, ZNS लिख दिया तुमने, अगली हेडिंग बनाओ जिंक का निष्कर्षण, जिंक का निष्कर्षण, जिंक का निष्कर्षण, यानी बनाओ जिंक का निष्कर्षण। इंग्लिश में लिखो एक्सट्रेशन ऑफ जिंक, लिखवा रखी स्पेलिंग EXTRACTION, एक्सट्रेशन ऑफ जिंक, ऑफ जिंक ZINC, एक्सट्रेशन ऑफ जिंक। अब जिंक का निष्कर्षण कैसे करते हैं बताओ, जिंक कहां से प्राप्त होगा, जिंक सल्फाइड से, यानी जिंक प्राप्त करने का जो मुख्य स्रोत हो वो कौन सा, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड या जिंक ब्लेड भी कह सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। लिखो जिंक प्राप्त करने का मुख्य स्रोत, जिंक प्राप्त करने का मुख्य स्रोत जिंक ब्लेड है, जिंक प्राप्त करने का मुख्य स्रोत जिंक ब्लेड है, जिंक प्राप्त करने का मुख्य स्रोत जिंक ब्लेड है। एक लाइन और लिखो, जिंक ब्लेड से जिंक धातु प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित क्रमों का इस्तेमाल करते हैं, निम्नलिखित क्रम का इस्तेमाल करते हैं, निम्नलिखित क्रम का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो करना क्या क्या होगा, निम्नलिखित क्रम का इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल या प्रयोग करते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट पता लग गया ना, देखो जिंक कहां से बनने वाला, जिंक बनने वाला जिंक ब्लेड से या जिंक सल्फाइड से, इन तो जिंक नहीं बनने वाला बिल्कुल भी, बन तो इन भी जिंक सकते, सबसे अच्छा जो जिंक बनने वाला जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड से या जिंक ब्लेड से बनने वाला, इसे उस पर 3 स्टार लगवाए गए। और पेपर में प्रश्न ये पूछा जा सके जिंक प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या हो, तो आंसर होगा जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड का सूत्र क्या हो, ZNS। जिंक सल्फाइड का क्या सूत्र हो, ZNS। बात समझ में, इनसे भी जिंक प्राप्त होगा, इतनी अच्छी गुणवत्ता का जिंक प्राप्त नहीं होगा जितनी अच्छी गुणवत्ता का जिंक ब्लेड के द्वारा जिंक प्राप्त होगा, जितनी अच्छी गुणवत्ता का जिंक सल्फाइड के द्वारा जिंक प्राप्त होगा, अच्छी गुणवत्ता का। देखो हम अच्छी गुणवत्ता वाला चाहिए तो इसलिए जिंक प्राप्त करने का मुख्य स्रोत हम जिंक ब्लेड को ही मानकर चलते हैं। समझ में आया बात? अब करना क्या होगा, सबसे पहले जो हम जिंक ब्लेड है ना वो चट्टानों के अंदर से निकाल लेंगे और ले आगे, ठीक। जैसे राजस्थान के खेतड़ी नहीं है, राजस्थान का खेतड़ी होगा, राजस्थान का खेतड़ी प्रसिद्ध, वहां से जिंक ब्लेड निकाला जाता है। उड़ीसा के अंदर कुछ भंडार है, तमिलनाडु के अंदर भी कुछ भंडार है, आंध्र प्रदेश के अंदर भी कुछ भंडार है, चट्टाने, उसके अंदर से जिंक ब्लेड निकाल कर लेकर आएंगे, ले आए, अब उसकी करेंगे सफाई। ये कैसा अयस्क का सल्फाइड अयस्क नहीं है। अब सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करने के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, इसका नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर हम इसका सांद्रण करेंगे। अब बताओ जिंक ब्लेड का अगर हम सांद्रण करना हो तो कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, फेन पलवन विधि का। तुमने खुद ही बताया कि जिंक ब्लेड को पहले सफाई कर लो, सफाई करने का मतलब सांद्रण कर लेना उसका, तो सफाई करने के लिए फेन पलवन विधि का प्रयोग करेंगे। अगर उसके अंदर आयरन की अशुद्धियां होंगी तो उसे दूर करने के लिए हम बता के इसका प्रयोग करेंगे, फिर चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करेंगे। समझ में आया बात है? दोबारा फिर समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर जो हम वहां से लेकर आए जिंक ब्लेड लेकर आए, जिंक ब्लेड के अंदर अगर आयरन की अशुद्धियां होगी ना उन्हें दूर करने के लिए हम चुंबकीय फिर चुंबकीय पृथक्करण विधि उसका प्रयोग करते हैं। तो कितनी विधि का प्रयोग करते हैं, वैसे मुख्य रूप से हम फेन पलवन विधि का प्रयोग करते हैं। तो हम जानना चाह रहे हैं, हम देख रहे हो कौन सा क्रम होगा, क्या क्या क्रम होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले जो जिंक ब्लेड होगा ना उसका सांद्रण करना होगा। क्या करना होगा उसका, तो हेडिंग बनाओ नंबर 1 सांद्रण, नंबर 1 हेडिंग बनाओ सांद्रण। ऐसे नहीं बनाओ, ऐसे लिखो जिंक ब्लेड का सांद्रण, ये बढ़िया हेडिंग रहेगी, जिंक ब्लेड का सांद्रण, जिंक ब्लेड का सांद्रण, ये वाली हेडिंग बनाओ, ये अच्छी हेडिंग होगी। अब बताओ जिंक ब्लेड का मतलब क्या सूत्र हो जिंक ब्लेड का, ZNS। अब बताओ जिंक ब्लेड का सांद्रण करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, अगर उसके अंदर आयरन की अशुद्धियां हो तो फिर किसका प्रयोग करोगे। देखो जिंक ब्लेड का सांद्रण करने के लिए फेन पलवन विधि का प्रयोग किया जाता है, जिंक ब्लेड का सांद्रण करने के लिए फेन पलवन विधि का प्रयोग किया जाता है। जिंक ब्लेड का सांद्रण करने के लिए फेन पलवन विधि का प्रयोग किया जाता है।
लिख दिया। यदि अयस्क में आयरन ऑक्साइड भी हो, यदि अयस्क में आयरन ऑक्साइड भी हो तो चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। यदि अयस्क में आयरन ऑक्साइड भी हो तो चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। यदि अयस्क में आयरन ऑक्साइड भी हो तो चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? अब पता क्या करेंगे इसका, पता क्या करने वाले, सांद्रण तो मैंने कर लिया इसका। अब इसका करने वाले भर्जन। क्या करने वाले? किसकी बात कर रहे हैं? जिंक सल्फाइड का। अब बताओ, जब भर्जन की क्रिया वायु की उपस्थिति में होगी अनुपस्थिति में हो? वायु की उपस्थिति में। अच्छा, तो जिंक सल्फाइड है ना, इसका ना वायु की उपस्थिति में 900 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर गर्म करेंगे। कितने? 900 डिग्री सेंटीग्रेड। वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे जिंक सल्फाइड को, तो जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा। इसके अंदर जो सल्फर की अशुद्धियां होगी ना, वे बाहर निकल जाएगी अपने ऑक्साइड के साथ। जो सल्फर की अशुद्धियां होगी अपने ऑक्साइड के साथ बाहर निकल जाएगी। सल्फर की क्या होगी? अशुद्धियां। कहाँ निकल जाएगी? अपने ऑक्साइड के साथ बाहर निकल जाएगी। जेड एन एस है ना, ये जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट बनाएगा। जिंक सल्फेट को फिर हम गर्म करेंगे तो उसके अंदर तो जिंक ऑक्साइड बनते हुए और सल्फर ऑक्साइड की जो अशुद्धियां थोड़ी बहुत होगी वे भी बाहर निकल जाएगी। ऐसा करके भर्जन करेंगे इसका। क्या कर देंगे इसका? भर्जन। भर्जन में पता क्या हो? भर्जन में क्या हो? वायु की कोई अयस्क को ना, जो अयस्क को उस वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं और उसे ना उसके ऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं। उसके अंदर तो जो अशुद्धियां में बाहर निकल जाती है, इसी क्रिया को हम भर्जन बोलते हैं। ये तो समझाया था भर्जन के अंदर, समझा था नहीं? अभी पेपर में हुई है भर्जन भी, छोटी छोटी क्रिया भी जो तुम्हें बार बार पढ़ने को मिल रही है, इसलिए तो पढ़ाया था वहां से, ताकि तुम आगे यूज करना सीख जाओ। लिखो, अगली हेडिंग बनाओ भर्जन। नंबर 2 हेडिंग बनाओ जिंक सल्फाइड का भर्जन। दूसरी हेडिंग बनाओ जिंक सल्फाइड का भर्जन। जिंक सल्फाइड का भर्जन। जिंक सल्फाइड का भर्जन लिखो। अब तुम्हें बताओ, अभी पहले हमने क्या करा? जिंक सल्फाइड का सांद्रण ZnS साफ कर लिया। तो जो ZnS साफ कर लिया, सुखार लिया उसे एक तरफ, तो उसे बोलते हैं सांद्रित अयस्क। तो जो सांद्रित अयस्क हमारे पास आया ना, अब उसका भर्जन करते हैं। सांद्रित अयस्क का भर्जन कर रहे हैं हम। कौन सा अयस्क हो? सांद्रण हो चुका उसका, सफाई हो चुकी उसकी। अब लिखो सांद्रित सल्फाइड अयस्क को, सांद्रित सल्फाइड अयस्क को, सांद्रित सल्फाइड अयस्क को परावर्ती भट्टी में वायु की अधिकता में, परावर्ती भट्टी में, कौन सी भट्टी में करते हैं काम? परावर्ती भट्टी में। परावर्तनी भट्टी में, परावर्तनी भट्टी लिख लो। परावर्तनी भट्टी में वायु की अधिकता में 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। वायु की अधिकता में 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। बहुत तापमान है, बहुत ज्यादा तापमान है। 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। अभी पूछूंगा किसे गर्म किया जा रहा है? जी जिंक सल्फाइड को गर्म किया जा रहा है। जिंक ब्लेड भी इसका ही नाम है जी। पता लग गया ना? समझ में आया? दोबारा फिर समझो। जो सांद्रित अयस्क का हमारा जिंक सल्फाइड था, उसको कौन सी भट्टी में गर्म कर रहे हैं? कितने डिग्री के तापमान पर? 900 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर हम गर्म कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में तापमान है। समझ में बात? या फिर क्या होगा? ये जिंक सल्फाइड है ना, जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो चुका होगा। इसके अंदर सल्फर की अशुद्धियां बाहर निकल चुकी होगी अपने ऑक्साइड के रूप में। समझ में आया बात? या लिखो नेक्स्ट लाइन। अभी क्या लिखो? जिससे जिंक सल्फाइड ऑक्साइड में बदल जाता है। जिससे जिंक सल्फाइड ऑक्साइड में बदल जाता है। जिससे जिंक सल्फाइड ऑक्साइड में बदल जाता है। जिंक सल्फाइड ऑक्साइड में बदल जाता है। और जिंक सल्फाइड की कुछ मात्रा, और जिंक सल्फाइड की कुछ मात्रा जिंक सल्फेट में बदल जाती है।
और जिंक सल्फाइड की कुछ मात्रा जिंक सल्फेट में बदल जाती है। जिंक सल्फाइड की कुछ मात्रा जिंक सल्फेट में बदल जाती है। जिंक सल्फाइड की कुछ मात्रा जिंक सल्फेट में बदल जाती है। जिंक सल्फाइड की कुछ मात्रा जिंक सल्फेट में बदल जाती है। ठीक, फिर दोबारा ताप मिलेगा, वायु मिलेगी, ताप मिलेगा, वायु मिलेगी, ताप मिलने के बाद टेम्परेचर मिलेगा, टेम्परेचर से मिलेगा जिंक सल्फेट को, जब टेम्परेचर मिलेगा वो अपने फिर ऑक्साइड में बदल जाएगा। उसके पश्चात लिखो इसमें, उसके पश्चात ताप और वायु के नियंत्रण में, ताप और वायु के नियंत्रण में, ताप और वायु के नियंत्रण में ताप और वायु के नियंत्रण में जिंक सल्फेट ऑक्साइड में बदल जाता है। जिंक सल्फेट कोमा लगाकर ऑक्साइड में बदल जाता है। जिंक सल्फेट ऑक्साइड में बदल जाता है। जिंक सल्फेट ऑक्साइड में बदल जाता है। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? दोनों चीज समझ में आई है? दोबारा अब एक काम करो, जो मैंने तुम्हें थ्योरी लिखवाई ना, यहाँ देखो, ये जिंक सल्फाइड नहीं है। जिंक सल्फाइड जो होगा वो 900 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उसको गर्म करेंगे, परावर्तनीय भट्टी में डालकर गर्म करेंगे। जैसे गर्म करोगे तुम, उसके बाद जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। सल्फर की जो शुद्धियां होगी अपने ऑक्साइड के साथ बाहर निकल जाएगी। जैसे बाहर निकल जाएगी तो जिंक सल्फाइड की कुछ मात्रा, सारी मात्रा, कुछ मात्रा तो गर्म हो जाएगी, कुछ मात्रा दोबारा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जिंक सल्फाइड बना देगी। जैसे जिंक सल्फाइड बनागी तो जो जिंक सल्फेट होगा ना वो फिर गर्म होगा, और गर्म होने वायु की उपस्थिति में गर्म होगा, फिर अपने ऑक्साइड में बदल जाएगा। आया समझ? ये सारा काम चलता रहेगा परावर्तनीय भट्टी के अंदर। ये तीनों भी क्रिया परावर्तनीय भट्टी के अंदर हुई। यही तो भर्जन, इसी क्रिया को तो भर्जन बोलते हैं। भर्जन की क्रिया हम इसलिए अपनाते हैं ताकि जो अयस्क होगा ना उसको अपने ऑक्साइड में बदला जा सके। बदल गया, अभी जिंक नहीं बना, जब तक जिंक नहीं बनेगा ना जब तक मैं पढ़ा जाऊंगा। समझ में आया बात? जिंक बन जाएगा, चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। वैसे और एडवांस पढ़ना हो तो किताब तुम्हारे पास मौजूद है और तुम पढ़नी चाहिए, मेरे हिसाब से पढ़नी चाहिए किताब। एक किताब हमने अपने पास रखनी चाहिए, उसका कई बार रिपीट रिवीजन मारना चाहिए। एक लाइन, मैं टॉपिक यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तुम अपने घर जाओ किताब में पढ़ो इसे, टॉपिक को जाकर। उससे क्या हो, जो भाषा हो ना वो डेवलप हो और कॉन्फिडेंस डेवलप हो, वो बहुत जरूरी हो। याद रखना बात है, जो भी टॉपिक यहाँ पढ़ा रहा हूँ घर जाकर बुक से पढ़ो, फिर ज्यादातर अपनी कॉपी से रटो, उसके बाद 1-2-3 बार रीडिंग मार लो उसकी, फिर अपने कॉपी से रटो, फिर देखना नंबर क्या नंबर आगे नहीं आगे। समझ में आया बात? इसे तीनों भी क्रिया को नोट करो यहाँ तक। रोक। हेडिंग बनाओ नंबर 3, जिंक ऑक्साइड का अपचयन। जिंक ऑक्साइड का अपचयन। अब देखो हमारी एक विधि हो, उसका नाम रिटार्ट विधि। रिटार्ट, अब जानेंगे रिटार्ट प्रोसेस क्या हो। एक प्रकार की कंपनी के अंदर लगी हुई 25-25 फीट लंबे खंबे हुए, उसके अंदर चारों तरफ तक एक भट्टी टाइप की होया, उसके अंदर ना जिंक ऑक्साइड को डाल दो, ऊपर अंदर ईंटों का स्तर लगा हुआ हो। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके अंदर ना जब डाल लेंगे उसके साथ कार्बन मिलाकर डाल लेंगे। कार्बन मिलाएंगे 2:1 में, कितना? समझ लो जिंक ऑक्साइड है, नहीं हो जिंक ऑक्साइड, इस जिंक ऑक्साइड का ना हम अपचयन कर देंगे। जब भी हम कार्बन के साथ क्रिया करते हैं ना तो समझ जाओ उसका अपचयन हो रहा है, और जब भी हम समझ जाओ ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहे हैं ना तो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। 2 क्रियाएं हो, एक तो अपचयन हो, एक हो ऑक्सीकरण। अगर कार्बन के साथ क्रिया हो रही तो अपचयन हो रहा, अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो रही तो ऑक्सीकरण हो रहा। ऑक्सीकरण तो यहाँ हो रहा हमारा रिडक्शन। रिडक्शन को हिंदी में कहते हैं अपचयन। तो जिंक ऑक्साइड है ना, इसका जैसे रिडक्शन कर दोगे, रिडक्शन करने के बाद इसके अंदर तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस बाहर निकल जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड बड़ी खतरनाक कार्बन मोनोऑक्साइड, और जो जिंक है ना ये हमारा बनता दिखाई देगा, जिंक बनता दिखाई देगा। आसान विधि की नहीं है, लेकिन यहाँ कौन सी विधि का प्रयोग करा? रिटार्ट विधि का। वर्तमान समय में से विधि का प्रयोग कर रहे हैं। एक विद्युत अपघटनी विधि भी हो, वही पढ़ाने वाला हो रहा। पेपर में यही आ सकता कि जो जिंक ब्लेड है ना, जिंक ब्लेड तो जिंक कैसे प्राप्त किया जाता, कौन सी विधि का प्रयोग द्वारा प्राप्त किया। बहुत सारी विधियां, आधुनिक विधि का नाम है रिटार्ट विधि। आधुनिक का मतलब जो आजकल हम प्राप्त कर रहे हैं, आधुनिक विधि का नाम है रिटार्ट विधि। अब रिटार्ट विधि क्या है ये मैं पढ़ाने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं आया। ठीक, सजेशन दूंगा, किताब के अंदर है, पढ़ लेना घर जाकर। पेपर में हमारे कौन सी विधि, पुराना ट्रेडिशनल तरीका, परंपरागत तरीका हमारे पेपर के अंदर, उसका नाम है विद्युत अपघटनी विधि, जिसमें हमें जिंक प्राप्त होगा। वो विद्युत अपघटनी विधि क्या है वो मैं समझाने वाला हो रहा है।
जिंक ब्लेड से जिंक प्राप्त करने की विद्युत अपघटनी विधि क्या है वो मैं समझाने वाला हो रहा है। रिटार्ट विधि खुद पढ़नी घर जाकर बुक्स, ठीक, चाहे तो लिख सकते हो, पेपर में नहीं आने वाली, ठीक, इन फ्यूचर में काम आ सकती है। आजकल आज के समय में इसे प्रयोग कर रहे हैं, इस विधि को, रिटार्ट विधि को। जो जिंक भर्जन करने के बाद हमारा जो जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ था ना, उससे रिटार्ट विधि के द्वारा उसके अंदर कार्बन जो है ना 2:1 मिला जाएगा, 2:1 मिला जाएगा। 2 हिस्से तो इसके होंगे, 1 हिस्सा कार्बन का होगा, उसके साथ मिलाकर गर्म करेंगे, जिंक बनता दिखाई देगा। और इस विधि में जो जिंक प्राप्त होगा ना पूरा 100% प्योर, वैसे 99.9 हो, 99.9 अशुद्धियां तो रह जाती है, 99% जिंक प्राप्त हो जा। आधुनिक समय की विधि, वर्तमान समय में रिटार्ट विधि का प्रयोग कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए कि रिटार्ट विधि क्या होगा, जाकर समझ में आ बात है, ताकि तुम उसे देख सको। यूट्यूब पर उसका वीडियो देख लेना, रिटार्ट विधि क्या होती है, जिंक कैसे प्राप्त करते हैं, उसके अच्छे वीडियो, उसके अच्छे एनिमेशन भी है, उससे क्या समझ पैदा हो कि जिंक प्राप्त कैसे हो रहा, ठीक, और इंटरेस्ट बढ़े। नहीं बढ़ सकते, नहीं भी फोन है तो घर जाओ, उसमें जाकर देखो किताब के अंदर लिखी हुई रिटार्ट विधि कौन सी होगी, नहीं लिख रही तो मुझे बता देना, मैं भेज दूंगा, ठीक। कोई प्रॉब्लम, पेपर में तो आने वाले नहीं, पता रहे पेपर में क्या आएगा, पेपर में आएगा परंपरागत विधि। वो परंपरागत विधि जो सबसे पहले चली आ रही, उससे पहले कौन सी थी, उसका नाम था विद्युत अपघटनी विधि। तो विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा ना जिंक ब्लेड से जिंक कैसे प्राप्त किया जाता, ये सवाल पेपर में आ सकता है, आया नहीं आज तक, समझ में आया बात, पेंडिंग है, आ सकता, ठीक। अभी क्या लिखा तुमने, बना लिया, ठीक, लिखो। भर्जन द्वारा प्राप्त जिंक ऑक्साइड को, भर्जन द्वारा प्राप्त जिंक ऑक्साइड को, ये भर्जन के द्वारा तो प्राप्त हुआ था जिंक ऑक्साइड, भर्जन द्वारा प्राप्त जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ मिलाकर ब्राइट में लिखो 2:1, 2:1, कार्बन के साथ मिलाकर 2:1, फायर कले रिटार्ट, ऐसे लिखना, फायर का मतलब यहां आग जलती रहा, फायर कले का मतलब मिट्टी का बना होगा, ईंटें मिट्टी की तो बनी हो। फायर कले रिटार्ट एक वैज्ञानिक का नाम था, रिटार्ट, ये उपकरण बनाया गया, इसके अंदर गर्म करते हैं, फायर कले रिटार्ट में गर्म करते हैं, फायर कले रिटार्ट, कले का मतलब मिट्टी हो, फायर कले रिटार्ट में गर्म करते हैं। तो जिंक ऑक्साइड द्वारा, जिंक ऑक्साइड कार्बन द्वारा अपचन होकर जिंक धातु मिलती है, गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड कार्बन द्वारा अपचयित होकर जिंक धातु देता है। तो जिंक ऑक्साइड कार्बन द्वारा अपचयित होकर जिंक धातु देता है। कोई दिक्कत है क्या, बताओ, यहां तक समझ में आया, ठीक। ये वाले विक्रिया लिखो, ZNO + C + ZN + CO, ZNO + C + ZN CO, रोक बे, लिखो, पर्सन लिखो, जिंक ब्लेड से जिंक ब्लेड का दूसरा नाम क्या था, जिंक ब्लेड से जिंक के निष्कर्षण में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखिए। जिंक के निष्कर्षण में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखिए। जिंक के निष्कर्षण में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखिए। होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखिए। एनसीईआरटी का प्रश्न है। होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखिए। बात समझ आई? क्या लिखना? होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखना। तो ये देखो, जिंक सल्फेट, जिंक ब्लेड से हमने जिंक बनाया है वहां, तो इस एक बार तो इसका भर्जन हुआ और दूसरा उसमें क्या हुआ? अपचन। तो ये वाली अभिक्रिया लिखनी है, वाली अभिक्रिया लिखनी। उत्तर लिख लोगे इसका, ये तो इसका उत्तर है। अरे भाई, जिंक, जब हमने जिंक बनाया तो जिंक यहाँ तो बनाया, तो एक बार तो जिंक का भर्जन हुआ और दूसरा क्या हुआ? जिंक का अपचन हुआ। काम खत्म।
एक ही पर्सन, इसके पर्सन को दूसरा रूप लिखो, उत्तर इसका एक ही रहेगा। लेकिन लोगों ने इसका उत्तर ये वाली अभिक्रिया लिखनी, वाली अभिक्रिया लिखनी, वो नहीं लिखनी, सिर्फ अभिक्रिया भी लिखनी, थ्योरी लिखनी पड़ती। थ्योरी तो बिना कुछ भी नहीं है, थ्योरी भी लिखो जब अच्छा नंबर प्राप्त होगा। लिखो अगला प्रश्न, जिंक ब्लेड से जिंक के निष्कर्षण में, जिंक ब्लेड से जिंक के निष्कर्षण में, जिंक ब्लेड से जिंक के निष्कर्षण में भर्जन की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। जिंक ब्लेड से जिंक के निष्कर्षण में भर्जन और अपचयन की क्रिया का, भर्जन और अपचयन लिखो, भर्जन और अपचयन की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। भर्जन और अपचयन की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। भर्जन और अपचयन की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब हम चलिए, तो हमने पढ़ लिया। इसे पढ़ने के बाद प्रश्न को उत्तर लिख लोगे, इसका पता लग गया क्या क्या लिखने वाले। जो भर्जन की क्रिया में समीकरण की याद, इसका मतलब प्रश्न पूछ रहा है ना, समीकरण महत्वपूर्ण, समीकरण महत्वपूर्ण, समीकरण याद होनी चाहिए। प्रश्न पूछा हुआ सुनो, समझ में आया बात? याद कैसे होगी? जब इसे निकाल देखो, जिंक इधर कितने, इधर कितने, पहले कौन सी क्रिया करनी, उसके बाद कौन सी क्रिया करनी, उसके बाद कौन सी क्रिया करनी, कैसे कैसे प्रैक्टिस करके देखोगे, बिना देख करके देखोगे प्रैक्टिस जब लिखोगे यहाँ से। नहीं तो चार्टे पढ़ने वाले तुम पूरा चैप्टर में खत्म करा चुका। इससे बाहर कोई सवाल नहीं आया आज तक, इस चैप्टर के अंदर से, बोर्ड के अंदर कोई सवाल नहीं आया, ना आया ना आता ना आने का। समझ में आई बात है? इतना लिखवाया यहाँ की, तो कंपटीशन में भी कोई सवाल नहीं आया इससे बाहर। इसे डाटा को पढ़कर याद हो, तभी से समझ कर लिख सकते हो। बस हर एक बार बुक पढ़ी हुई हो, बुक पढ़नी चाहिए। मैं सजेशन देता हूँ, पढ़ लो बुक साइड में घर जाकर। मैं तो बहुत पढ़ता था बाहर, कई बार पढ़ता था, हाईलाइटर लेकर रखता था, हाईलाइट करता चल जाता। इस वाले हाईलाइटर को एक बुक जरूर पढ़नी चाहिए साथ में जाकर, अगर अच्छा कैंडिडेट बना, ऐसे लेकर हाईलाइट करते चले जाओ। जो मैंने यहाँ पढ़ा रखा है, जो टॉपिक मैंने तुम्हें पढ़ाया ना, उसे घर जाकर बुक से जरूर पढ़ो। समझ आई बात? या बुक से पढ़ोगे तो तुम समझ जाएगा वास्तव में सच्चाई क्या है। फिर तुम्हें पता लग जाएगा यहाँ अंतर, यहाँ अंतर, अंतर फिर हकीकत पता लगा, तुम हकीकत क्या है, हकीकत तुम्हें पता ही नहीं। समझ में आया बात है? और पढ़ो, अपना नोट्स फिर अपना बार बार पढ़ो, ठीक है? 2-3 बार कम से कम बुक का रिवाइज कर लो। बात समझ में आई? फिर क्वेश्चन देख लो पिछले साल के जाकर, जो पेपर हो ना, पिछले सालों के पेपर जाकर चैप्टर जैसे पढ़ा ना, इसकी जो बोर्ड में क्वेश्चन आए ना चैप्टर के, जिसके एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो, देख लो सारे क्वेश्चन हो रहेगा। कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके देख लो सारे क्वेश्चन हो रहेगा। अगर हो रहे हैं ना, इसका मतलब चैप्टर टॉप टॉप ठीक ठाक तरीके से पढ़ रखा था तुमने, बढ़िया पढ़ा है भाई जी ने इस चैप्टर के जो तुमने पढ़ा। अब कल नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, उसका नाम होगा पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। 3-4 दिन लेगा, 4-5 दिन लेगा, हार्डली वही देगा, 4-5 दिन लेगा। अगर लगातार पढ़ते तो 4-5 ही दिन लेगा, ये चैप्टर लेगा, वो खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा चैप्टर पता कौन सा? ई ब्लॉक के तत्व, वो लेगा टाइम। उसे मैं थोड़ा तमीज से पढ़ाने जा रहा हूँ इस बार। समझ में आया बात है? मैंने नहीं पढ़ाया डिटेल से पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा चैप्टर, होश में होगा। समझ में आया बात है? ठीक, पढ़ना कि सिर्फ एक ही बार पढ़ना, बार बार नहीं पढ़ना। समझ में आया नहीं? पर तुम कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसमें। यहाँ तक हमारा समाप्त हुआ, उसके बाद तुम पढ़ सकते हो। तुम्हारे पास पूरी छूट, एक बुक उठाओ, कोई सी एक बुक उठाओ, सिर्फ एक ही बुक होनी चाहिए पास, केमिस्ट्री की कोई सी एक बुक। घर तो यहाँ जो टॉपिक पढ़ाया उसे घर जाकर बुक से पढ़ो, पक्का पढ़ो 100%। उसके फिर पीछे क्वेश्चन देकर रखो, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे पढ़ो बैठ कर। ऑब्जेक्टिव भी पढ़ो, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कैसे क्वेश्चन आया पेपर में। फिर देखो बोर्ड के जो मॉडल रखो बराबर में लेगा कि मॉडल के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे। ये तो भाई जी ने पढ़ा दिए, एक आधा तुमको क्वेश्चन ऐसा दिखा देगा जो ना पढ़ाया हो, तो उसे लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आना भी नहीं। समझ में आया बात? ये ठीक। तो जो कॉपी में लिखवाया आना तो पेपर में उसमें ही ठीक, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम होशियार बनो। तो होशियार जब बनोगे जब बुक पढ़ोगे। समझ में आया बात? है तो बुक पढ़नी चाहिए। आज का बच्चा बुक पढ़ता ही नहीं, समझ में? दूसरों पर डिपेंड नहीं, फिर आत्मनिर्भर बन जाओगे। ठीक, तो केमिस्ट्री में हमारा इतना ही। अब हम पढ़ेंगे फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे? ठीक है, रोक भाई, वीडियो बंद कर दो। कितने मिनट हो